रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शालू के ससुराल वाले शालू को अपनी बहू नहीं अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसकी ननद रीता की शादी जो तय हो गई थी। सभी लोग हमेशा शादी की तैयारियों की ही बातें करने लगे थे क्योंकि एक तरफ जहाँ सब शादी की बात सुन के खुश थे तो दूसरी तरफ जलजलाती गर्मी से सभी परेशान थे कि ऐसी गर्मी में वो शादी कैसे करेंगे, कैसे सब कुछ बिना किसी परेशानी और खुशी के साथ होगा। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी शालू वहाँ सबके लिए चाय लेकर आती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? बहू तू तो जानती है रीता की शादी इतनी गर्मी के मौसम में तय हुई है। यहाँ चाहे कितनी भी तैयारी कर लो फिर भी शादी में कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है। किसी न किसी को बोलने का मौका मिल ही जाता है। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते थे। अब वो लोग वेट नहीं करना चाहते थे, वरना हम तो अभी करना ही नहीं चाहते थे। वैसे भी कुछ महीनों बाद कर लेते। मेरा भी यही दिल था कि कुछ महीनों बाद होती तो इतनी परेशानी नहीं होती, वरना इतनी गर्मी में कहाँ लोगों को बिठाएंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं और शालू सब देख लेंगे। अगर आप इतना सोचोगे तो शादी से पहले आप ही बीमार हो जाओगे। फिर मैं आपको देखूंगा या शादी की तैयारियां करूंगा। क्या आप भी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे यार, मैं तो बस तुम लोगों का मूड ठीक कर रहा था, थोड़ा सा मजाक करके। बेटा मुझे अभी याद आया कि तेरी बुआ का फोन आया था, कल वो आ रही हैं हमारे घर, तो जाकर उसे स्टेशन से ले आइयो। माँ अभी शादी में 2 महीने हैं, तो वो अभी से क्यों आ रही है? अगर वो आ गई तब तो हो गई शादी तेरी रीता। माँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बुआ जी आ गई तो वो मेरी शादी शांति से कभी होने ही नहीं देंगी। उनका नाम न जाने शांति किसने रख दिया। उनको हर चीज में गलत करने की आदत है और कमी भी तो ऐसे निकालती हैं। भगवान ना करे शादी का घर है, कहीं कुछ कमी रह जाए या उनका अच्छे से ख्याल ना रख पाए, बाय गॉड वो तो पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। अब बस भी करिए, आप दोनों भाई बहन मिलकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। अरे काम कब होगा अगर ऐसे ही बातें करते रहेंगे। जाइए ऑफिस, शाम को बात करेंगे इस बारे में। शालू के कहने पर पंकज ऑफिस के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद घर का काम खत्म करके शालू भी अपनी सास और ननद के साथ शादी की शॉपिंग के लिए निकल जाती है। सभी लोग मिलकर बहुत सारी शादी की शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी रीता के होने वाले पति का कॉल आता है, जिस पर रीता कहती है, हेलो, क्या है बोलो। ये शहद जैसी मीठी लड़की के मुंह से इतनी कड़वी आवाज क्यों निकल रही है? यार देखो, दिमाग तो खराब करो मत। इस गर्मी में वैसे ही मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तुम्हें शादी करने के लिए गर्मी का ही मौसम मिला था क्या? कुछ महीने और रुक जाते तो क्या हो जाता। यार अब इसमें मैं क्या करूँ? तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानते हो ना मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, और अब मुझे इतनी गर्मी में शॉपिंग के लिए इतनी धूप में बाहर जाना पड़ रहा है। यार तुम अभी फोन रखो। रीता गर्मी से परेशान होकर गुस्से में कॉल कट कर देती है। कुछ समय बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पंकज बुआ शांति को लेकर घर आता है, जिन्हें देखते ही रीता का पारा हाई हो जाता है और फिर सब के सामने वो कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का समय नजदीक आ जाता है। साथ ही गर्मी का पारा भी 7वें आसमान पर होता है। सभी गर्मी से बेहाल होकर शादी की तैयारियों में लगे थे। ये सब देखकर बुआ कहती है, हाय हाय बहू, अब क्या गर्मी में सबकी जान लेकर ही पानी पिलाएगी? अपनी ननद और घर वालों को छोड़कर बाहर वालों पर भी ध्यान दे दे। देख सब लोग कितनी देर से बिना पानी के बैठे हैं, अभी तक यहाँ कुछ खाने को भी नहीं आया। ना जाने तुम लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है। तुम लोगों का कोई भी काम मुझे तो समय पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जानकी ये सब कहने की बातें होती है, वो कहावत सुनी है ना तुमने, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तेरी बहू का भी कुछ यही हाल है, बोलती है सब देख लेगी सब कर लेगी, लेकिन होता उससे कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, वो बेचारी भी अकेले क्या क्या करेगी, अभी लाती ही होगी सब कुछ। वो देखो आ भी गई मेरी बहू। जी बुआ जी, सब हो गया। मैंने सबके लिए ठंडी लस्सी का इंतजाम कर दिया है, वो ज्यादा सही रहेगा। और हाँ, मैंने अलग से पंखों का इंतजाम भी कर दिया है, बस अभी आते ही होंगे। शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तेरी महारानी ननद कहाँ है? उसे बड़ी गर्मी लग रही है, उसी की शादी है और वो सब कुछ छोड़कर आराम से पंखे में बैठी रहती है पूरे दिन। कोई बात नहीं,
वैसे वो कुछ दिन की मेहमान है, अब उसको क्या परेशान करूं मैं। तुम लोगों ने ही उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा है, तभी तो वो कोई काम नहीं करती। ऐसा लगता है सारी गर्मी उसे ही लगती है। बहू, मुझे डर लग रहा है, कहीं रीता को सुन लेगी तो ये दोनों आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ आप परेशान मत हो, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। शालू चारों तरफ से अपनी सारी जिम्मेदारियों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बुआ आए दिन गर्मी का बहाना लेकर उसमें शादी में कमी निकालने में लगी रहती। शालू ये सब देखकर भी कुछ नहीं बोल पाती। वो बस कैसे भी करके शांति से बिना तमाशे के शादी को अच्छे से पूरी करवाना चाहती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और शादी का दिन आता है। सभी लोग तैयार होकर शादी के मंडप के पास आते हैं। शालू भी अपनी तरफ से सारी तैयारियां अच्छे से देखकर तैयार होने चली जाती है। एक तरफ सभी लोग गर्मी से पहले ही परेशान थे कि अचानक दूसरी तरफ लाइट चली जाती है, जिसके चलते सभी मेहमान बहुत परेशान हो जाते हैं और घर से निकलकर बाहर घूमते हुए आपस में बुराइयां चालू कर देते हैं। तभी शालू रीता के कमरे में उसे देखने के लिए जाती है, जहां वो कॉल पर राहुल से बातें करती है और रीता कहती है, यार जब से बुआ जी आई थी उन्होंने हर चीज में टोक टोक कर परेशान कर दिया था। उनको मजा चखाने के चक्कर में खुद के हालात और शादी दोनों ही खराब कर दी मैंने। ऐसा क्या कर दिया तुमने अब? यार मैं बुआ जी के कमरे की लाइट कट करने गई थी ताकि उनको थोड़ा मजा चखा सकूं, बट गलती से पूरे घर की लाइट कट हो गई। अब तो उनकी छोड़ो, इस गर्मी में सभी परेशान हो रहे हैं। अपने जाल में मैं खुद ही फंस गई। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, सच बता रही हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी। देखो यार, खुद गलती करके खुद गुस्सा मत करो। अब गलती की है तो बर्दाश्त करो गर्मी। रीता की सारी बातें उसकी भाभी जो उसे बुलाने के लिए उसके कमरे में गई थी सुन लेती है, जिस पर वो कहती है, रीता मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वैसे ही गर्मी कम है क्या जो तुमने ये सब कर दिया? क्या करूँ भाभी, मैं बुआ जी की रोज रोज की हरकतों से परेशान हो गई थी और अनजाने में सब कुछ गलत कर बैठी। भाभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ये तुम्हें कांड करने से पहले सोचना चाहिए था। वैसे जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें गर्मी बहुत लगती है ना, तो अब इस गर्मी में बिना लाइट के बिना पंखे के शादी करो, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे। हमें जो दिक्कत होगी वो बाद में देखेंगे। इतना कहकर शालू रीता का हाथ पकड़कर ले जाकर उसे मंडप में बैठा देती है और खुद मेहमानों की देखभाल में लग जाती है। जैसे तैसे शालू अपनी ननद की शादी पूरी करवाती है, जिसके बाद रीता अपने सभी घर वालों को सारी बात बताकर सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, जिस पर शालू कहती है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज के बाद घर में कोई शादी हम गर्मी में नहीं रखेंगे। तुम्हारी गर्मी की शादी हमें हमेशा याद रहेगी। कैटरीना के माता पिता ने बहुत ही प्यार से उसका नाम कैटरीना रखा था, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद थी। खैर कैटरीना का मिजाज कुछ ऐसा ही था कि वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर शिकायतें करने लगती थी। कुछ टाइम बाद उसकी शादी अक्षय नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक शाम अक्षय ऑफिस से आता है और वो अपनी टाई निकालता ही है कि कैटरीना उसे प्यार से बोलती है, सुनिए जी, मैंने सुबह कुछ कहा था, आपको याद है? मुझे क्या बोला था? मुझे तो कुछ याद नहीं। आप उल्लू बना रहे हो ना मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? आपको याद है ना कि सुबह मैंने आपसे सिंगापुरी नूडल्स मंगवाए थे? अब क्यों तड़पा रहे हो? दे दो ना, मुझे भूख लगी है। जानबूझकर भोले मत बनो। अरे कैटरीना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं लाया वो। एक्चुअली मैं भूल गया था। मुझे जस्ट याद आया कि तुमने मुझसे नूडल्स मंगवाए थे। तुम फिर से भूल गए? तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मेरी बातों की कोई वैल्यू है या नहीं है? कितने दिनों बाद तो मैंने प्यार से एक खाने के लिए चीज मंगाई थी, वो भी नहीं लेके आए। बस हमेशा की तरह वो सड़ा सा बहाना लगा लेते हो। बेबी मैं भूल गया। बताओ, एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, छोड़ो। अरे बस बस, और कितनी शिकायतें करोगी? भूल गया यार, जानबूझकर थोड़ी किया मैंने। अब टाई तो उतार दो, मुझसे खुल नहीं रही। कल पक्का ले आऊंगा ना यार। मुझे नहीं खोलनी तुम्हारी कोई टाई वाई, अपने आप ही खोल लो। अरे एक काम कहा था, वो जो तुमसे हुआ नहीं। और हाँ, माँ जी ने खाना खा लिया है, तुम भी खुद से खा लेना, मुझसे मत मांगना। और तुमने भी तो नहीं खाया, तुम भी मेरे साथ खा लो।
नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं अभी ऑनलाइन अपने सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर कर रही हूँ और वही खाकर सोऊंगी और तुम्हें उसमें से एक नूडल नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो तुम मुझे नूडल्स, खुद ही खा लो। ये लो पैसे, ऑर्डर आ जाए तो उसे दे देना। अक्षय खुद अपना खाना परोसकर खा लेता है और कुछ देर बाद कैटरीना के नूडल्स का ऑर्डर भी आ जाता है और वो अक्षय के सामने उसे चिढ़ाकर खाते हुए बोलती है, क्या टेस्ट है, वाह वाह, जुबान पे रखते ही स्वाद आ गया। और ये खुशबू। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसे ही कर रही हो, मुझे थोड़ा सा दोगी? मैं तो नहीं कर रही कुछ भी जानबूझकर, और मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम खुद तो मेरे लिए लेकर आए नहीं। मेरे वालों में से तो बड़ी जल्दी मांग रहे हो। चुपचाप खाना खाओ। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। अब क्या शिकायत कर करके ही मेरा पेट भरोगी? तो तुम चुपचाप अपना खाना खाओ ना, मेरे नूडल की तरफ क्या देख रहे हो? चलो मैं थोड़े से रहम खा के तुम्हें दे ही देती हूँ। पति जो हो तुम मेरे। नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। खा लो जानू। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि 2 दिन बाद संडे है। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो कहीं बाहर चलते हैं इस संडे को साथ में। एक काम करते हैं, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चलो और फिर संडे को हम घूमने चलेंगे। लो, इतने प्यार से इसलिए दे रही है क्योंकि संडे को मेरी आधी जेब अपने घूमने में जो खर्च करवानी है और कल शॉपिंग करवाएगी, ताकि कल ड्रेस खरीद सके जो संडे को पहनेगी। यानी मेरा कल भी खर्चा और संडे को भी। अरे कैटरीना, घूमने चलेंगे तो शॉपिंग पर जाकर क्या करोगी, है ना? और वैसे भी कल सैटरडे का काम खत्म करने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। संडे का ऑफ है इसलिए। बस देख लिया, आ गई ना असलियत सामने। एक शब्द क्या निकाल दिया मैंने मुंह से, डायरेक्ट मना कर दिया तुमने। अरे एक बार भी सोचा कि मेरे दिल को कितना बुरा लगेगा? नहीं, ना कहना है तो मतलब कहना है। अरे तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अब संडे को जब मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी तो उसके लिए शॉपिंग करके अच्छे से ड्रेस भी तो लाऊंगी ना। हे भगवान, इतनी ड्रेसेस दिलाता हूँ, अब और ड्रेसेस चाहिए इसे। नहीं हाँ करूँगा तो शिकायतों की पोटली अगले दिन तक सुनाती रहेगी। चैन से खाना भी नहीं खाने दिया इसने तो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उसकी सास जया आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ कटोरी बहू? अक्षय क्या बात है बेटा, इतनी आवाज आ रही है मेरे कमरे तक, सब ठीक तो है ना? माँ जी, पहली बात तो ये कि मेरा नाम कटोरी नहीं कैटरीना है, और दूसरी बात ये कि संडे को इनकी छुट्टी है। मैं इनके साथ घूमने जा रही हूँ, जिसके लिए कल मैं इनके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं एक अच्छी सी ड्रेस ले आऊँ। लेकिन ये है कि मुझे मना किए जा रहे हैं। अरे काम तो सारी जिंदगी चलता रहता है, भला एक ड्रेस दिलाने में कितना टाइम लग जाएगा? मुझे पता है कितना टाइम लगाएगी ये एक ड्रेस लेने में। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। अरे बेटा चला जाना जब बहू कह रही है तो। माँ आपको। अक्षय ऐसा बोलता ही है कि जया उसे आंख मारकर बहू की बात मानने का इशारा देती है, जिसके बाद उसे वो बात माननी पड़ती है। अगले दिन ऑफिस से आकर अक्षय उसे शॉपिंग पर ले जाता है, जहां वो उसे ड्रेस दिलाता है, और अगले दिन उसके कहने पर संडे को उसके साथ घूमता है, जहां दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और गेम जोन में जाकर बहुत मजे करते हैं। तभी कैटरीना बोलती है, अक्षय मुझे और घूमना है, बोटिंग करना है, चलो ना चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, यही पास में है। यार मैं घूम घूम कर थक चुका हूँ, तुम नहीं थकी अभी तक? मुझे नहीं जाना, घर चलो, मेरे बस की नहीं है एक कदम और भी चलना। अक्षय यही पास में है, 5 मिनट में रिक्शा करके पहुँच जाएंगे हम। मुझे प्लीज बोटिंग करनी है, चलो ना। अरे यार घूमने आए तो अच्छे से घूमेंगे ना, वरना कैसे ही चले जाएंगे रूखे सूखे से घर पे वापस। काम ही करने हैं जाकर हमें फिर। तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट फिर आ गई। अरे यार थोड़ी मेरी हालत के बारे में भी सोचो। ठीक है चलो घर ही चलते हैं। तुम्हें तो कुछ बोलना ना दीवार में सर मारने के बराबर है। कुछ कह दो तो बोलोगे कि शिकायतें करती रहती है। ऑटो वाले भैया रुकिए, चलो अंदर बैठो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? बिल्कुल नहीं समझती मेरी तबीयत के बारे में। सुबह से घुमा ही रही हो और इतना करने पर भी आखिर मुंह बना ही लिया। इसे हमेशा शिकायत ही रहती है मुझसे, इतना करने के बाद भी। इस तरह दोनों ऑटो में बैठकर घर आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, लेकिन कैटरीना का शिकायतें करना कम ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जया उसे बोलती है, अरे बहू मेरा आज नारियल की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, बना देगी तू? ठीक है माँ जी, बना दूंगी। इतना बोलकर कैटरीना रसोई में जाकर चटनी बनाती है, लेकिन चटनी पीसने के लिए उसे कहीं भी मिक्सी नहीं मिलती।
तभी वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है। माँ जी, चटनी बनाने के लिए पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए मिक्सी कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही है। अरे एंटीना बहू, वो तो हमारे घर में नहीं है। हमेशा से हाथ से ही चटनी पीसती हूँ सिलबट्टे पर। तू भी ऐसे ही कर ले। पहली बात तो ये कि मेरा नाम एंटीना नहीं कैटरीना है, और दूसरी बात ये कि आजकल के जमाने में हर छोटे बड़े घर में मिक्सी है, लेकिन आपके घर में नहीं है। अरे आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि अब आपके घर में बहू आ गई है, आपके बेटे की फरमाइशें बढ़ गई है, तो एक मिक्सी खरीद कर घर में रख लो। अब आपको नारियल की चटनी खानी है, बताइए कैसे बनाऊं? हाथों से घिस के बनाऊं या दांतों से पीस के बनाऊं? कोई बात नहीं बहू, मुझे नहीं खानी चटनी। अक्षय से मिक्सी मंगवा लूंगी, तब बना दियो। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाने में कुछ और बना दूंगी। कुछ देर बाद अक्षय ऑफिस से आता है और अपने माँ के पास जाता है, जहाँ उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर वो उससे बोलता है। माँ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? रोज तो खुश होती हैं। चलिए मुझे जल्दी से बताइए क्या हुआ? कहीं आपको कैटरीना ने कुछ कहा तो नहीं? अरे बेटा जाने दे, तुझे तो पता है कि बहू की बोली ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन माँ, बात क्या थी? वो बेटा मिक्सी नहीं है ना घर में, और मैंने बहू को नारियल की चटनी बनाने को बोल दिया। बस इसीलिए मुझसे शिकायतें करने में लगी हुई है। मुझ तक तो ठीक था, पर उसने आपको बोलकर अच्छा नहीं किया। इसलिए अब कैटरीना को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और हम उसी की तरह करेंगे, जिससे उसे अपनी गलतियाँ जल्दी समझ आएंगी। मगर क्या बेटा? माँ, हम भी उससे शिकायतें करेंगे हर चीज की, जैसे वो हमसे करती है। और आप बिल्कुल भी मत घबराना माँ, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है बेटा। अक्षय के कहने पर जया ऐसा ही करती है और खाना खाने के समय उसे बोलती है। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? जरा खुद तो खा कर देख, कितना कम नमक है। अरे तुझे ये नहीं पता कि बिना नमक की सब्जी कितनी बेस्वाद लगती है? हम तो तुझे कुछ कहते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मर्जी वो हमें खिलाएगी। एक चटनी बोली थी तुझे बनाने को, तब तो तूने मुझे इतना सुना दिया, लेकिन जब तुझसे बर्तन गिरते हैं तब मैंने तुझे कभी कुछ कहा नहीं ना। अब बता क्या करूं? खैर क्या ही बोलूं। माँ सही कह रही हैं, खुद खाकर देखना, बिल्कुल भी नमक का स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारा पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है। लंच में मिर्च ज्यादा कर दी तुमने। मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगा, पर मुझे बोलना ही पड़ा। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? सॉरी माँ जी, सॉरी अक्षय, मैंने ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब से मैं सारे काम ध्यान से करूंगी। ठीक है। खाना खाने के बाद वो बर्तन उठाकर रख ही रही होती है कि उसके हाथ से सारे बर्तन गिर जाते हैं, जिसके बाद जया उसे फिर से सुनाते हुए बोलती है। देख ले बेटा, तेरी बीवी कैसे मेरे घर के बर्तन तोड़ रही है। बोला था ना कि इसका किसी काम में मन नहीं लगता, बस ये हमें सुना सकती है। अब इसकी गलतियाँ कौन निकाले, कौन इसकी शिकायतें करे? तू ही समझा, मैं क्या बोलूं? माँ जी, एक बर्तन ही तो गिरा है। कौन सा कांच का डिनर सेट टूट गया आपका, जो मुझ पर इतना चढ़ चढ़ के आ रही है? एक के बाद एक शिकायत करती ही जा रही है। भला मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अक्षय जी देखिए, आपकी माँ कैसे मुझसे शिकायत पे शिकायत किए जा रही है। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? अब माँ जी आपके सामने मेरी बेवजह की शिकायतें करेंगी तो बोलूंगी ही ना। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। अरे मेरी छोड़ो, तुमने माँ को किस लहजे में इतना सुनाया, उनसे शिकायत करी, सोचा उस बारे में? माँ कितनी उदास हो गई थी। लेकिन तुम्हें मेरे और माँ के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस शिकायतें करने से मतलब है। मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तब भी तुम्हें मुझसे शिकायतें ही रहती हैं। अरे माना कि कभी कभी भूल चूक हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की अच्छी बातों को भूल ही जाओ। अक्षय जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, जाने अनजाने मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत शिकायतें की हैं। कोई बात नहीं बहू, तुझे समझ आ गया तो माफी की क्या जरूरत। हाँ बस यही कहूँगी कि थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोच लिया कर। इस तरह अक्षय के समझाने पर कैटरीना को समझ आता है, साथ ही उसे अपनी गलतियों का पछतावा भी होता है, और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती और फिर अपनी शिकायतें करना बंद कर देती है। आरोही ई रिक्शा में बैठकर मार्केट से सामान लिए अपने घर जा रही थी, तभी उसके रिक्शा स्टैंड पर कुछ सवारियां बिठाने के लिए रुकती है और आरोही के पास एक लड़की आकर बैठ जाती है, जिसके सर में बालों से ज्यादा जुएं थी। आरोही फोन चलाने में इतनी मगन थी कि उसका उस लड़की पर ध्यान नहीं जाता। तभी रिक्शे वाला एकदम से ब्रेक मारता है, जिससे आरोही और इस लड़की के सर आपस में टकरा जाते हैं। और इसी बीच
कुछ जुएं आरोही के सर में चली जाती है, जिसका उसे पता नहीं चलता। तभी वो बोलती है, अरे भैया जरा आराम से चलाइए, ये ई रिक्शा है, बुलेट ट्रेन नहीं। सॉरी दीदी जी, वो सामने गाड़ी वाला अचानक ब्रेक मार दिया। इतना कहकर रिक्शे वाला फिर से रिक्शा चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद आरोही रिक्शे से उतर जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ उसकी माँ ममता उससे बोलती है, अरे बेटा, इतना टाइम लगा दिया मार्केट में, पूरी मार्केट खरीद कर लाई है क्या? माँ, वो मार्केट में बहुत रश था ना, इसलिए लेट हो गई। चल कोई नहीं, तू आराम कर ले थोड़ी देर। पता नहीं माँ, जब से मार्केट से आई हूँ ना, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है। अरे बेटा, तू बाहर से आई है ना, धूल मिट्टी डल गई होगी, इसलिए खुजली हो रही है। अपनी माँ की बात सुनकर आरोही वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। वो जैसे ही कमरे में जाती है, तभी उसके मंगेतर कुणाल का कॉल आता है। आरोही जल्दी से कॉल पिक करती है और बोलती है, अरे मैं बस आपको ही याद कर रही थी और आपका कॉल आ गया। हाय, प्यार ही इतना है हम दोनों के बीच में कि वहाँ तुमने याद किया और यहाँ मैंने तुम्हें कॉल किया। हाँ, ये बात तो है। अब ज्यादा दिन नहीं है आपके पास, जल्दी आ जाऊंगी मैं। अरे उस पल का इंतजार ही तो कर रहे हैं जाने मन कि तुम कब आओगी। कुछ देर यूं ही दोनों बातें करते हैं और फिर फोन रख देते हैं। दिन बीतते हैं। आरोही के सर में पड़ी जुएं अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है और उसे खुजली करके सताने लगती है। आरोही इन सब को इग्नोर कर देती है। थोड़े टाइम बाद कुणाल की शादी आरोही से हो जाती है और उसकी सहेली जुओं से भी। शादी के बाद ऐसे ही एक दिन सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी कुणाल और आरोही दोनों ही एक हाथ से खाना खाते हैं और दूसरे से सर खुजलाते हैं, जिसे देखकर उसकी सास अनीता बोलती है, क्या बात है, सर खुजाने की प्रतियोगिता हो रही है क्या, जो दोनों ऐसे लगे पड़े हो? पता नहीं माँ, कुछ दिन से सर में खुजली बंद ही नहीं हो रही, लगता है खुश्की आ गई है। हाँ माँ जी, मेरे सर में भी बहुत खुजली हो रही है, लगता है मौसम बदल रहा है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। खुश्की का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जुओं की शिकायत जरूर हुई होगी। तुम दोनों की हरकतें बता रही हैं। ये जो तुम अपने सर की जमीन पर हाथों की खुरपी बनाकर खोदने में लगे हो ना, इससे जुएं ही निकलेंगी। क्या माँ, तुम भी ना मजाक करती हो? हाँ माँ जी, हमारे सर में जुएं कहाँ से आ गई? मैं तो अपने बालों को एकदम साफ सुथरा रखती हूँ और इनके बाल तो छोटे छोटे हैं, जुएं छुप भी नहीं पाएंगी। कोई नहीं, मैं तुम दोनों का सर देखूंगी, तब पता चल जाएगा। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आरोही घर का काम खत्म कर लेती है, तभी अनीता उसका सर देखने लगती है और एक के बाद एक जुओं का शिकार करती है और उससे बोलती है, अरे करम जली, तेरा नाश हो जाए, सर में जुएं लेके बैठी है तू, इतनी है कि गिनती में भी नहीं आ रही। माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये जुएं कहाँ से मेरे सर में आ गई। मैं तो अपने सर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती हूँ। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाथ कर अपना, ये देख, ले तेरी सहेलियाँ तेरे बालों में लुका छुपी खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, जिनको मैंने मारा है। इतनी सी जू ने मेरे पूरे सर में तूफान मचा रखा था। ऐसे ही काफी देर तक अनीता आरोही का सर देखती है और आरोही कुणाल का। कुल मिलाकर कुछ दिनों में सारी जुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। धीरे धीरे सारे घर में जुएं खत्म हो जाती है। कुणाल और आरोही के सर में खुजली होनी बंद हो जाती है, पर अनीता के सर में खुजली होने लगती है। और एक दिन अनीता सोफे पर बैठकर अपना सर खुजा रही थी। तभी वो अपने बालों में से कुछ पकड़कर बाहर निकालती है और अपनी हथेली पर रखती है और जू देखकर चिल्लाती है, छी छी, मेरे बहू बेटे ने मिलकर मेरे सर में भी जुओं का प्रसाद दे दिया। अब कैसे निकालूं? जिन्होंने चढ़ाई है ना, इनसे ही निकलवाती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, आरोही देख, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल इन्हें। अरे माँ जी, आराम से, ऐसे पागलों की तरह सर क्यों खुजा रही है? आप बैठिए, मैं आपके सर से जुएं निकाल देती हूँ। जिसके बाद आरोही अनीता का सर देखना शुरू करती है और एक बार फिर 2 से 3 दिन के अंदर जुओं की लाशें बिछ जाती है। ऐसे ही एक दिन अनीता की पड़ोस की सहेली लता उससे मिलने उसके घर आती है, जिसके सर में जुओं की पूरी फौज थी। लता अनीता के घर की बेल बजाती है और आरोही दरवाजा खोलती है और आरोही बोलती है, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अरे मैं अच्छी हूँ, तू बता, और अनीता कैसी है? वो आजकल आती ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ।
अरे मम्मी जी घर पर ही हैं, आप आइए ना अंदर। इतना कहकर आरोही लता को घर के अंदर ले जाती है। लता अपनी जुओं की फौज के साथ सोफे पर बैठ जाती है। तभी आरोही अनीता को बुला लेती है। अनीता को देखकर लता फट से उसे गले लगा लेती है और बोलती है, अरे कितने महीनों बाद देख रही हूँ आज तुझे। पूरे मोहल्ले में मेरी एक ही तो सहेली है, वो भी मिलती नहीं मुझे अब। अरे क्या बताऊं लता, बस घर में छोटे मोटे चोर घुस गए थे, उन्हें ही भगा रही थी। अच्छा, कैसे चोर? अरे वो सब छोड़ तू, ये बता कैसे आना हुआ? अरे बस वो मेरी बेटी बिल्लू का रिश्ता पक्का हो गया है, तुझे अपने पूरे परिवार के साथ आना है। और हाँ, वो 3 दिन बाद घर में कीर्तन है, तो आ जाना, ठीक है? तभी वहाँ हाथों में चाय नाश्ता लिए आरोही आती है और एकदम से उसका ध्यान लता के बालों पर जाता है, जिस पर बल खाती हुई काली काली मोटी 2 जुएं पीकाबू कर रही थी। ये देखकर आरोही की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो अनीता को इशारों में समझाने की कोशिश करती है। वो लता के पीछे खड़ी हो जाती है और सर खुजा खुजा कर अनीता को बताने लगती है। पर जैसे ही लता उसकी तरफ मुड़ के देखती है तो वो स्माइल करने लगती है। आरोही के लाख समझाने पर भी अनीता नहीं समझ पाती और आरोही पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी लता बोलती है, अच्छा चल, बहुत बातें हो गई आज, अब तुम आ जाना शादी में और कीर्तन में भी जरूर आना। अरे जरूर आएंगे, चिंता मत करो। लता इनविटेशन के साथ साथ अनीता को जुए भी देकर चली जाती है। लता के जाते ही वहाँ आरोही आती है। तभी अनीता बोलती है, अरे बहू तू क्या कर रही थी वो सब, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अरे लता आंटी के सर में जुओं की पूरी सेना थी, जरूर वो आपके सर में भी जुए डाल गई होंगी। क्या सच में? हाय रे, मैं मर गई। अभी की अभी मेरा सर देख तू। माँ जी देखती हूँ, पर पहले मुझे वो सोफा देखने दीजिए जिस पर वो बैठी हुई थी। इतना कहकर दोनों सास बहू सोफे चेक करती है। सोफे पर उनको 2 जुएं मिलती है, जिसे अनीता जल्दी से मार देती है। जिसके बाद आरोही अनीता का सर देखती है और जिन जुओं का आदान प्रदान लता के सर से अनीता के सर में होता है, उनको आरोही पकड़कर सजाए मौत देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से आरोही और अनीता के सर में खुजली होने लगती है, क्योंकि दोनों के सरों में फिर से जुओं का बसेरा हो गया था और दोनों अपना सर खुजाते हुए एक दूसरे से बोलती है, माँ जी समझ नहीं आ रहा, ये जुए कहाँ से आ रही हैं हमारे सर में। हाँ बहू सच में, सर खुजा खुजा के खून निकाल लिया है मैंने, पर खुजली कम नहीं हो रही मेरी। हाँ माँ जी, मैं भी कहीं नहीं गई, आप भी घर पर ही हैं और लता आंटी भी नहीं आई घर पर, तो फिर जुए आई कहाँ से? तभी वहाँ सर में खुजली करते हुए कुणाल आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ समझ नहीं आ रहा है मुझे, जब से मैं ऑफिस टूर से आया हूँ मेरे सर में खुजली बंद ही नहीं हो रही और आज एक जू भी देखी मैंने कंघी में, प्लीज मेरा सर साफ कर दो। अरे माँ जी, यानी हमारे सर में जुए और कहीं से नहीं बल्कि कुणाल से आ रही हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में? ये जुए जाएंगे या फिर हम सबको गंजा होना पड़ेगा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। जिसके बाद आरोही घर के घरेलू नुस्खे यूज करके, जैसे नीम के पानी से सर धोना, बालों में कपूर लगाना आदि, अपने और अपनी सास इसी के साथ अपने पति के बालों में आजमाती है। जिसके बाद सभी की जुएं आखिरकार निकल ही जाती है और सबके बाल भी सही सलामत रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।